Last time we had completed Koshta. We had completed Agni, we had completed Koshta, we had completed Dosh. So if there is any doubt regarding all these three concepts, if you have thought over and you have still some doubts, we will take it at the end of the lecture. Today, you can put your doubts in the chat box and we'll give around 5 minutes for discussing those doubts at the end of the lecture. So today now we go up to the next topic. Just let me disable annotations, otherwise people keep on drawing. Okay, so now we go to the next concept, which is Prakriti. Now, what is Prakriti? Prakriti is nothing but a constitutional aspect of the body. कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट मतलब क्या है कि कोई बंदा गर्म होता है, कोई बंदे को कितना भी गाली दो तो कुछ नहीं बोलता, फिर कोई बंदा डिप्रेस्ड रहता है। तो ये जैसे जैसे मन की अलग अलग भावनाएं हैं, जैसे मन की अलग अलग भावनाएं हैं, वैसे ही शरीर की भी अलग अलग भावनाएं हैं। इसको प्रकृति कहा गया है। कुछ लोग जो होते हैं वो कितना भी खाएंगे तो भी वजन नहीं बढ़ता। कुछ लोग जो होते हैं जो थोड़ा सा खाएंगे तो भी वजन बढ़ जाता है। कुछ लोग जो है जो थोड़ा ठंडा खाएंगे तो उनको सर्दी हो जाती है। कुछ लोगों को कितना भी ठंडा खाएंगे तो सर्दी नहीं होती। कुछ लोगों को बार बार भूख लगती रहती है। कुछ लोगों को बहुत पसीना आता रहता है। कुछ लोगों के बाल जल्दी झड़ जाते हैं, कुछ लोगों के बाल जल्दी पक जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ प्रकृति ऑफ दैट पर्सन। कुछ लोगों को कही हुई बातें ज्यादा देर तक याद रहती है। कुछ लोगों को ये भी याद नहीं रहता कि मैंने अभी चाबी कहाँ रखी। तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड टुगेदर फॉर्म द प्रकृति ऑफ द पर्सन। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति आपके बर्थ के टाइम पे डिसाइड हो जाती है। इट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ योर बर्थ एंड दैट इज व्हाई इट कैन बी correlated with the genetic constitution of the body. प्रकृति कभी चेंज नहीं होती। प्रकृति एक बार फॉर्म हो गई तो कभी चेंज नहीं होती। तो प्रकृति इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर बॉडी which is fixed at the time of your birth or at the time of conception. Which genes are you going to inherit from your maternal side and which genes are you going to inherit on the paternal side is decided at the time of your birth. तो इसीलिए प्रकृति का जब वर्णन करते हैं तो उसका वर्णन ऐसे किया जाता है कि शुक्रार्थवस्थे जन्मादो विषेणेव विषक्रिमे। जन्म के समय शुक्र मतलब स्पर्म और आर्तव मतलब ओवम, इनके फ्यूजन से उसी टाइम पे जो डिसाइड हो जाती है वो प्रकृति है। प्रकृति डिसाइड होने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट ये आते हैं। जैसे गर्भावस्था में माता का आहार क्या था, उसके बाद शुक्र का प्राबल्य है या आर्तव का प्राबल्य है, विच इज मोर बलवान, विच ऑफ द टू either the sperm or the ovum which is more dominant, then what is the season in which the particular conception is happening। ऐसे बहुत सारे चीजों को मिल के प्रकृति डिसाइड होती है, ऐसे आयुर्वेद ने कहा है। तो प्रकृति के अलग अलग प्रकार बताए हैं उन्होंने। प्रकृति टोटल मिलके एक दोषज 3, द्विदोषज 3 और सम प्रकृति 1। एक दोषज में वातज प्रकृति आती है, पित्तज प्रकृति आती है और कफज प्रकृति आती है। वातज प्रकृति वाला आदमी थकता नहीं है, यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ काम करते रहता है। वातज प्रकृति वाला आदमी ज्यादा करके पतला रहता है, उसके शरीर में मतलब अग्नि ज्यादा करके विषम अग्नि होती है, उसकी चमड़ी जल्दी सूखी हो जाती है, उसके बाद उसको रात को भयानक भयानक सपने आते हैं। तो ये वात प्रकृति के लक्षण जो प्रकृति के हैं वो आप क्रिया में सीखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ प्रकृति के टाइप्स देख रहे हैं।
पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति जो है उनको पसीना ज्यादा आएगा, भूख जल्दी लगेगी, कोई भी चीज उनको समझाने जाओ तो जल्दी समझ में आएगी। वातज प्रकृति वाला जो आदमी है उसको कोई भी चीज आप समझाने जाओ तो एक तो उसको समझ में नहीं आएगी, और समझ आएगी तो याद नहीं रहेगी। पित्तज प्रकृति वाले आदमी को चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। आप कोई मैथ्स का सम सिखा रहे हो तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये अलग बात है कि वो वापस से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, घर जाके उसको रिपीट होमवर्क करते वक्त वापस भूल सकता है, लेकिन उस टाइम पे उसको पूरा समझ में आया है। तो पित्त प्रकृति वाले आदमी में पित्त दोष का प्राबल्य होता है, देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ द पित्त दोष इन द होल बॉडी। कफ प्रकृति वाले आदमी में कफ दोष का डोमिनेंस ज्यादा होता है, ठंडा रहेगा, दिमाग से ठंडा रहेगा, शरीर से ठंडा रहेगा, थोड़ा सा पसीना आएगा, ज्यादा करके आंखें उसकी सफेद रहेंगी, स्थूल रहेगा, उसके बाद बाल ज्यादा काले रहेंगे, घने रहेंगे। कोई भी चीज को एक बार उसने समझ लिया तो लंबे समय तक, मतलब हिज मे बी हिज अंडरस्टैंडिंग इज नॉट प्रॉपर, उसको उस समय समझने में तकलीफ हो सकती है, उसको 4 बार समझाना पड़ सकता है, लेकिन एक बार जो उसने समझ लिया वो जिंदगी भर आपको फिर से समझा पाएगा। सो हिज रिटेंशन कैपेसिटी इज मोर। पित्त में क्या हो जाता है, पित्त में हिज एब्जॉर्प्शन, वॉट एवर यू आर टेलिंग हिम, द नॉलेज यू आर गिविंग हिम, ही कैन एब्जॉर्ब क्विकली, बट ही मे नॉट बी एबल टू रिटेन। और वात में रिटेन का तो बात ही छोड़ो, ही मे नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब ऑल्सो। तो ये ऐसे अलग अलग कंडीशन से एक दोषज प्रकृति बनती है। जिस दोष का डोमिनेंस है उस दोष के डोमिनेंस के हिसाब से एक दोषज प्रकृति वातज, पित्तज और कफज। अब द्विदोष प्रकृति, ऐसा कभी हो सकता है कि आपके जन्म के समय दो दोषों का डोमिनेंस है, देयर आर टू टू दोष विच आर डोमिनेंट। तो अगर वात और पित्त डोमिनेंट है तो वात पित्तज प्रकृति बनती है, पित्त और कफ डोमिनेंट है तो पित्त कफज प्रकृति बनती है, कफ और वात डोमिनेंट है तो कफ वातज प्रकृति बनती है। अब वात पित्तज पित्त कफज में तो बहुत इजी है, कुछ चीजें वात की होंगी और कुछ चीजें पित्त की होंगी। पित्त कफज में भी कुछ चीजें पित्त की होंगी, कुछ चीजें कफ की होंगी। मतलब शायद उसकी मेमोरी कफ से इनहेरिट की हुई है, लेकिन उसके अग्नि जो है वो पित्त से इनहेरिट की हुई है, या फिर उसके शरीर में जो ठंडक है वो कफ से इनहेरिट की हुई है, लेकिन बाल जल्दी पक जाते हैं वो पित्त से इनहेरिट किया हुआ है। बट कफ और वात तो दोनों ही अलग हैं, दे आर एक दूसरे के विपरीत। तो कफ वातज प्रकृति कैसे हो सकती है? कफ वातज प्रकृति भी उसी बेसिस पे हो सकती है कि कुछ चीजें कफ से इनहेरिट की हैं और कुछ चीजें वात से इनहेरिट की हैं। जैसे उसको समझ में नहीं आएगा, मतलब हिज मेमोरी इज मोर डोमिनेंट, वात इज मोर डोमिनेंट व्हेन ही इट कम्स टू मेमोरी, बट व्हेन इट कम्स टू हिज माइंड प्रोबेबली वो ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, कोई भी चीज को ध्यान से समझ लेगा, जो भी चीजें बोलोगी वो फॉलो करेगा, ज्यादा जल्दी नहीं चलेगा, उसका शरीर ठंडा होगा, उसकी अग्नि मंद होगी। तो देर आर सम थिंग्स विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम द कफ साइड, सम थिंग्स विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम द वात साइड। और लास्ट वाली प्रकृति जो है वो सम प्रकृति। सम प्रकृति में तीनों दोष जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है, तीनों दोष जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तीनों दोष शरीर की सभी क्रिया, ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर प्रॉपरली रेगुलेटेड बाय ऑल थ्री दोष। मतलब किसी जगह पर कफ का जरूरत है तो कफ आगे जाके अपना एक्सप्रेशन दे देता है, किसी जगह पर वात का जरूरत है तो वात आगे जाके अपना एक्सप्रेशन दे देता है। तो यहाँ पर किसी चीज से किसी दोष का डोमिनेंस नहीं है, एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, देर इज नो बडी हु इज डोमिनेटिंग द सिनेरियो। कोई भी आदमी का पावर, कोई भी दोष का पावर ज्यादा नहीं है, कोई भी दोष का पावर कम नहीं है, एवरीबडी एवरी दोष हैज इक्वल पावर। तो ऐसे सम प्रकृति वाले आदमी जो हैं दे आर इजीली अडेप्टेबल, दे सर आर आपकी आवाज कट रही है। दे आर इजीली, अब आ रही है? यस सर। ओके, तो दे आर इजीली, ये इंटरनेट जो है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो
सम प्रकृति वाले जो चीजें हैं वो सम प्रकृति वाले जो लोग हैं वो इजीली एडेप्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ने पर वात भी काम करता है, पित्त भी काम करता है और कफ भी काम करता है। जो द्विदोषज होते हैं, द्विदोषज, उसमें बैलेंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और एक दोषज जो है वो बीच में आते हैं। टू टेक दिस एज एन एग्जाम्पल, अगर कोई वात प्रकृति वाला आदमी है और उसको मैंने रोज ज्यादा खाना दिया, तो वात प्रकृति को कंट्रोल, मतलब वात प्रकृति वाला आदमी दुबला पतला होगा, उसके शरीर में ताकत नहीं होगी ज्यादा, तो वात प्रकृति वाले आदमी को एक दोष होने की वजह से ज्यादा अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वही अगर वात और कफ वाला आदमी है और उसको हमने रोज ज्यादा खाना दिया, तो कफ की वजह से कभी कभी उसका ये बढ़ने की भी चांसेस है, वजन बढ़ने के चांसेस हैं। वेरे सम प्रकृति वाले आदमी को अगर हमने ज्यादा खाना दिया, तो पित्त बोलेगा चलो मैं इस बार खाना पचा देता हूँ, कफ बोलेगा, वात बोलेगा चलो मैं उसका मेटाबॉलिज्म तेज कर देता हूँ, थोड़ा सा मूवमेंट कर देता हूँ। तो सम प्रकृति वाले जो लोग हैं दे आर मोर एडेप्टेबल बिकॉज ऑल द थ्री दोष आर इन इक्विलिब्रियम। क्लास में एक बच्चा शोर करता रहेगा तो उसको आप संभाल सकते हैं, अगर 3-4 बच्चे शोर करते रहेंगे तो थोड़ा सा संभालने में तकलीफ होता है। लेकिन सम प्रकृति में सभी बच्चे एकदम अच्छे गुणी हैं, समझदार हैं, कि जो एक दूसरे को या खुद को संभाल लेते हैं। तो इसीलिए उनका कहना यह है कि सम प्रकृति जो है वो श्रेष्ठ है, बिकॉज ऑल द थ्री दोष आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज वाई पीपल आर मोर एडेप्टेबल टू एनी एनवायरमेंट विच दे आर एक्सपोज्ड। तो इसीलिए सम प्रकृति वाले ज्यादा एडेप्टेबल होने की वजह से सम प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है। मध्य मतलब नो ओके ओके वाला, अगर ग्रेड करो 1 2 3 में, तो 3 नंबर सबसे बेस्ट है, वो सम प्रकृति है। 2 नंबर में ओके ओके टाइप्स जो हैं वो एक दोषज प्रकृति है, और द्विदोषज प्रकृति जहां पर 2 दोषों का आधिक्य है वो कनिष्ठ मानी गई है, क्योंकि एक को अगर कम करेंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल होने का जरूरत है सम प्रकृति में, लेकिन तीनों दोष अपने आप ही इक्विलिब्रियम में बने रहते हैं। वैसे आज की तारीख में देर आर वेरी फ्यू पर्सन ऑन दिस अर्थ यू कैन से विच हैव सम प्रकृति। मोस्ट ऑफ द पीपल विल क्लासिफाई एज एक दोषज और द्विदोषज। सम प्रकृति वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे। So you will have a separate chapter in शारीर क्रिया on identification of प्रकृति। मेरे ख्याल से झलक मैडम ने जब लेक्चर लिया था, so she has described the constitution or general constitution और प्रकृति in much detail, because we are only touching the topic. If you have any doubts, you can write down in the chat box. After prakriti, we go to the next topic, that is दोष, दोषों के गुण, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट दोष। अब ऐसा है कि जो चीजें दिखती नहीं है, दोज विच आर नॉट मटेरियल, उनको हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण या कर्मों से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो हवा दिखती नहीं है, मेरे बाजू में एयर है बट इट इज नॉट विजिबल। So how we know that we are surrounded by air? How we know that air is around us? We know when it passes. जब हमारे सेंस ऑर्गन्स में या हमारे स्किन में अगर उसका स्पर्श हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं या हम जान सकते हैं कि यहाँ हवा है। गर्मी, गर्मी दिखती नहीं है, लेकिन जब हम उस रूम में चले जाते हैं हमको पसीना आना चालू हो जाता है, उष्णता शरीर की बढ़ जाती है, तब हमको समझ में आता है कि यहाँ गर्मी है। ठीक है, अंधेरा, अंधेरा नहीं दिखता, लेकिन जब हम उस रूम में चले जाते हैं या उस एरिया में चले जाते हैं, हमको कुछ नहीं दिखता, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए भी चपचपाते रहते हैं, तब हमको समझ में आता है कि ये अंधेरा है। हमको बहुत सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर देयर इन सच अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म दैट जैसे ही हम जाते हैं दिखना बंद हो जाएगा, तो हमको, हमारे ब्रेन को समझ में आ जाता है कि यहाँ अंधेरा है। So there are some things which are non-material, but
वी आर एबल टू आइडेंटिफाई देम। सर अभी भी कट रही है आवाज। क्या करूं, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मोस्ट प्रोबेबली ये चलेगा अब। आवाज भले कट रही होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये रिकॉर्डिंग में सही आएगी, बिकॉज माइक इज अटैच टू माई लैपटॉप। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लेक्चर जब वापस से सुनोगे मूडल पे, तब ये आवाज सही आएगी, बट स्टिल वी विल ट्राई टू बी एज क्रिस्प एज पॉसिबल। तो मटेरियल चीजें जितनी हैं, इन मटेरियल चीजों को अगर हमको जानना है तो हमको उनके गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स या कर्म, फंक्शन से जानना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट विजिबल, they are not understood, their existence is not understood by the sense organs। तो इसीलिए शरीर के जो दोष हैं, which I have already emphasized that these are not materialistic things, these are actually functional forces in the body। तो ये जो दोष हैं, ये दोषों का भी पता हमको उनके गुणों से और कर्मों से चलता है, गुणों से और कर्मों से चलता है। तो उन्होंने वात, पित्त और कफ के गुण बताए हैं कुछ। तो वात के गुण, अच्छा, ये चैप्टर में आप जितना बाय हार्ट करोगे श्लोक, आपको थर्ड ईयर तक काम आएगा, इवन इन योर क्लिनिक। तो भले मैंने इस प्रेजेंटेशन में श्लोक डाले नहीं है, बट एज मेनी श्लोक यू कैन बाय हार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, इट विल हेल्प यू अप टू द थर्ड ईयर, रादर नॉट ओनली दिस चैप्टर। और भी आगे चैप्टर्स हैं जिसके जितने श्लोक आप बाय हार्ट करोगे, उतना आपको लास्ट थर्ड ईयर तक आंसर्स लिखने में या पेशेंट चेक करने में फायदा होगा, बिकॉज सूत्र स्थान इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो बेसिक प्रिंसिपल्स पता है तो उनसे हम कितना भी उसको एक इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। तो वात के गुण जो हैं उन्होंने बताए हैं, तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो नीलः। तत्र मतलब वात, तत्र का मतलब वात नहीं, तत्र का मतलब वो। रुक्ष, रुक्ष मतलब, रुक्ष मतलब ड्राई। तो हम जब कपड़ा सुखाने डालते हैं, वहां से हवा पास होती है तो कपड़ा सूख जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि वो कपड़ा सुखाने में या कपड़े में शुष्कता लाने में वात का मेजर फंक्शन है, हवा का मेजर फंक्शन है। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि जैसे बाहर, शरीर के बाहर वायु जो है वो चीजों को रूखा बनाता है, वैसे ही शरीर के अंदर का वायु भी शरीर के अंदर की चीजों को रूखा बनाता है। तो इसीलिए वात का पहला गुण उन्होंने बताया रूखा या रुक्ष। दूसरा गुण उन्होंने बताया लघु, लघु मतलब हल्का, लघु मतलब हल्का। तो जैसे शरीर के अंदर कोई गुरु चीज है या भारी चीज है, तो उसको हल्का बनाने के लिए वात कार्यशील होता है। शीत मतलब ठंडा, शरीर के अंदर ठंडक लाने के लिए वात कार्यशील होता है। खर मतलब खुरदरा, खुरदरा कोर्स या रफ। तो चीजों को रफ करने के लिए या शरीर में जहां भी रफनेस बढ़ा हुआ हो, वहां हमको वात का एग्जिस्टेंस समझ में आता है। सूक्ष्म मतलब छोटा, बारीक, माइन्यूट, एटॉमिक, एटॉमिक नहीं बोल सकते, माइन्यूट। तो जहां भी माइन्यूट लेवल पे चलन, मूवमेंट होता है, वहां पर वात कार्यरत है। और चल मतलब मोशन। तो वात के गुणों में उन्होंने रूखापन, हल्कापन, ठंडक, खुरदरापन, सूक्ष्म दैट इज माइन्यूटनेस, और मोशन दैट इज चलत्व, ये सब मेंशन किए हैं। शरीर में जहां भी रुक, अब जैसे चमड़ी रुखी हो जाती है, तो चमड़ी रुखी क्यों होती है, ठंडी से वात बढ़ जाता है, और इसी वजह से चमड़ी का ऑयल सुखा देता है और रुक्ष हो जाता है। लघु, अगर किसी चीज को आप ज्यादा बाहर रख दोगे तो वात उसमें से मॉइस्चर को उड़ा ले जाता है, उसका वजन कम हो जाता है। तो इसीलिए लघुत्व लाना या हल्कापन लाना जो है वो वात का काम है।
ठंडा, गर्म चीज को बाहर रख दोगे तो वात उसको ठंडा कर देता है। तो इसीलिए शरीर में भी शीतत्व लाना या ठंडक लाना वात का काम है। खरत्व, खरत्व मतलब खुरदरापन। किसी भी चीज पे घी या ये लगा के अगर उसको बाहर रख दोगे तो जैसे ही घी उड़ना चालू हो जाएगा वैसे वो चीज खुरदरी हो जाएगी। वैसे ही शरीर में रफनेस लाना, कोर्सलेस लाना वात का काम है। सूक्ष्म, चलो माइन्यूट मोशंस जितने भी हैं शरीर में वो सभी वात के कारण है। अनिल मतलब वात। अनिल ये वात का एक सिनोनिम है, पर्याय है। वात को अनिल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अनिल मतलब वायु और अनल मतलब अग्नि। दोनों दिखने में सेम दिखते हैं, यहाँ का वहां मत करना। अनिल मतलब वायु और अनल मतलब अग्नि। फिर पित्त के उन्होंने ये बता, वायु जो है वो बाहर जो भी वात है, सॉरी वात जो है वो बाहर जो भी वायु है उसका द्योतक है। पित्त जो है वो बाहर जो भी अग्नि है उसका द्योतक है। जैसे बाहर अग्नि है वैसे शरीर में अग्नि के अंश को पित्त माना हुआ है। जैसे बाहर वायु है, पवन है, वैसे ही शरीर में उस वायु के अंश को वात माना हुआ है। और जैसे बाहर जल है, पानी है, वैसे ही जल के अंश को शरीर में कफ माना हुआ है। तो पित्त के गुण जो हैं, पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम। सस्नेह मतलब ये स्निग्ध होता है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब शार्प होता है। किसी चीज को काटना, फोड़ना, तोड़ना एकदम से फट से कर देता है। उष्ण, गर्म होता है। लघु, हल्का होता है। विस्र, स्मेल में बहुत ही पंजेंट होता है, स्मेल बहुत अच्छी नहीं होती। विच वी कैन इवन एक्सपीरियंस। अगर किसी को उल्टी आई होगी, कभी पित्त गिरा होगा उल्टी में, तो हाउ डू यू स्मेल, हाउ डू यू टेस्ट, यू बहुत ही कड़वा और तीखा लगता है। तो दैट इज विस्र गंध या विस्र। द स्मेल एंड द टेस्ट इज पंजेंट। सर, फैलने वाला, और द्रव, लिक्विड। तो पित्त जो है वो स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण होता है, शार्प। उष्ण होता है, गर्म। लघु होता है, हल्का। विस्र होता है, पंजंट। सर होता है, फैलने वाला। और द्रव होता है, लिक्विड। अब इस चीज को अगर आप ये करके देखोगे, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर द्रव। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स फैल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, अब एंजाइम्स को हमने कभी स्मेल करके नहीं देखा, लेकिन जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस उल्टी में बाहर आते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर कोरोसिव। कोरोसिव अगर आप जैसे HCl ही ले लो, HCl को आप चमड़ी पे डालोगे तो कोरोड कर देगा, जख्म बना देगा, तो वो तीक्ष्ण है। तो दैट इज व्हाई आई से दैट एनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन द बॉडी इज डन बाय पित्त। और पित्त इज नथिंग बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन द बॉडी। उसके बाद कफ के गुण बताए उन्होंने। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब ऑयली। ऑयली नहीं बोल सकते उसको, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट। शीत, ठंडा। गुरु, भारी, भारी, पचने में भारी है या फिर वजन में भारी है तो भी कफ है, कफ का गुण है। मंद मतलब नॉट वेरी शार्प, ज्यादा शार्प, जिसको क्या कह सकते हैं, माइल्ड। इट इज माइल्ड। जैसे हम कोल्ड क्रीम लगाते हैं तो इट इज अ वेरी माइल्ड कोल्ड क्रीम विच वी अप्लाई टू द स्किन। तो वैसे ही माइल्ड। श्लक्ष्ण, श्लक्ष्ण मतलब स्लाइमी। ये स्लाइमी वाला चीज आपको समझ में आता है जब नाक से बाहर आता है। तो इफ वी पुट इट ऑन आवर फिंगर्स, द स्लाइमीनेस, स्लाइम। हमारे समय में तो स्लाइम था नहीं, लेकिन अभी शायद बच्चे स्लाइम से खेलते भी हैं। इट इज अ टाइप ऑफ टॉय, स्लाइम। मृत्स्ना, मृत्स्ना मतलब क्लियर। और स्थिर, स्थिर मतलब एक जगह रुकने वाला, ज्यादा नहीं फैलने वाला। सो दीज आर द डिफरेंट गुण ऑफ कफ। इनको हम कैसे यूज में लाएंगे, क्या करेंगे, दैट एवरीथिंग वी विल लुक। अभी के लिए हम अटेंडेंस ले लेते हैं। देर आर 56 वी हैव आइडेंटिफाइड थिंग्स विथ आवर फिजिकली।
लेकिन यहाँ पर वी आर आइडेंटिफाइंग नॉन मटेरियल थिंग्स विथ नॉन मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए ये चीज समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, ये चीज जो है वो बाउंसर चली जाती है। बट आप फिलहाल के लिए इनके गुणों को बाय हार्ट कर लो। गुणों को बाय हार्ट कर लेंगे तो जैसे जैसे इसका यूज होगा, जैसे जैसे इसका यूज होगा, वैसे वैसे उसका अर्थ समझते आएगा। जैसे शुरुआत में एप्पल मतलब एप्पल ये नहीं समझाते, ए को ए बोलते हैं, बी को बी लिखते हैं, फिर इसको ब बोलते हैं, पी को प बोलते हैं, फिर ए पी पी एल ई लिख के फिर उसको यूज करना सिखाते हैं। तो वैसे ही फिलहाल के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट बाय हार्ट दीज गुण ऑफ शरीर दोष, ताकि आगे जब इसका यूज होगा तो आगे मतलब इसी अध्याय में थोड़ा और भी है, सामान्य विशेष सिद्धांत है जिसमें भी इसका यूज समझ में आ जाएगा। बट as in the next 3 years you start using this, you will be able to understand. सर हाँ बोलो। एब्सेंट और अटेंडेंस के लिए लिंक प्लीज वापस भेज दो ना। जरूर, ये भेज दी। ओके ठीक है, वैसे मैं कहाँ था, हाँ ओके, तो शरीर के दोषों के गुण पे था। तो ये जो गुण है, इस गुण के बाद उन्होंने दोषों की गति बताई। गति मतलब मोशन या मूवमेंट। अब दोष कैसे मूव करते हैं, तो दोषों की गति जो है, एक गति जो है वो वृद्धि है। वृद्धि मतलब ऊपर की तरफ, अपने नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा होना इज वृद्धि। अपने नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा होना इज वृद्धि, વધારે થાય છે। ठीक है, तो एंड द सेकेंड इज क्षय। क्षय मतलब अपने नॉर्मल कंडीशन से कम हो जाना इज क्षय। तो हर दोष में एक तो इक्विलिब्रियम रहता है, नॉर्मल स्टेट रहता है, एक जो है वो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। इट इज डूइंग मोर फंक्शंस इन इट्स ओन पार्ट। जैसे पित्त बढ़ जाता है तो एसिडिटी होती है, तो हम क्या कहते हैं कि पित्त बढ़ गया। ठीक है, वात बढ़ जाता है तो मूवमेंट रुक जाती है, या जॉइंट्स में रूखापन आ जाता है और जॉइंट में पेन होना चालू हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वात बढ़ गया। ठीक है, वैसे ही अगर हमारी चमड़ी में जो ऑयल है वो सूख जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वात बढ़ गया, क्योंकि वात अपना गुण ज्यादा बढ़ा रहा है। या फिर अगर ऑयल कम ही बन रहा है तो कफ कम हो गया, बिकॉज ऑयल इज समथिंग विच गिव्स नरिशमेंट टू द स्किन एंड एनी फॉर्म ऑफ नरिशमेंट इज टेकन अप और एनी फॉर्म ऑफ नरिशमेंट इज द फंक्शन ऑफ कफ। तो इसीलिए अगर ऑयल ठीक से नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कफ कम हो गया। तो दिस इज वन टाइप ऑफ गति इन विच या तो दोष अपने लेवल से ऊपर चला जाता है या तो दोष अपने लेवल से नीचे चला जाता है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ गति विच इज वृद्धि एंड क्षय। क्षय को ह्रास भी बोलते हैं, ह्रास। नेक्स्ट टाइप ऑफ गति इज साइडवेज। साइडवेज एक ऊपर नीचे है, दूसरी साइडवेज है। संसर्ग का मतलब दो दोष एक साथ मिलके पावरफुल बन जाते हैं। तो व्हेन देयर इज अ 1+1, वात और कफ मिल गए, वात और पित्त मिल गए, पित्त और कफ मिल गए, तो दैट इज अ संसर्ग। अपने जगह छोड़ के वो फ्रेंड की जगह पे चला जाता है और फिर दोनों मिलके पार्टी करते हैं। सो दैट इज संसर्ग। व्हेन इट इज अ मूवमेंट साइडवेज, इट इज नॉट अप एंड डाउन, इट इज साइडवेज। सन्निपात का मतलब जब तीनों दोष मिलके एक साथ पार्टी करते हैं उसको सन्निपात कहते हैं। जब तीनों दोषों का एक दूसरे से संबंध बन जाता है तब उसको सन्निपात कहते हैं। तो संसर्ग कितने प्रकार के होंगे और सन्निपात कितने प्रकार के होंगे? संसर्ग होंगे 3 प्रकार के, एक वात पित्त, एक वात कफ और एक पित्त कफ। 3 लोग, दो दो के जोड़ी में 3 ही टाइप है प्रोबेबिलिटी। 3 लोग दो दो की जोड़ी में 3 टाइप में हो सकते हैं। तो इसीलिए संसर्ग जो होता है वो 3 टाइप का होता है। ध्यान रखिए, संसर्ग में ऑलवेज 2 दोष एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और सन्निपात में तीनों दोष एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। तो सन्निपात कितने प्रकार का होगा?
सन्निपात एक ही प्रकार का होता है। वृद्धि और क्षय कितने प्रकार के होंगे? वात वृद्धि, वात क्षय, पित्त वृद्धि, पित्त क्षय, कफ वृद्धि, कफ क्षय। तो 3 प्रकार की वृद्धियां होती हैं, 3 प्रकार के क्षय होते हैं और 3 प्रकार के संसर्ग होते हैं और 1 प्रकार का सन्निपात होता है। अब ये दोष गति अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है? दोष गति को अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है बिकॉज दोष आर द मैनेजर्स एंड डैमेजर्स ऑफ द बॉडी। तो अगर कोई चीज या कहीं बॉडी में डैमेज हो रहा है तो हमको ये तो पता चाहिए कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है भाई, और कौन से दोष में इक्विलिब्रियम चला गया है। अगर इक्विलिब्रियम चला गया है तो या वो ऊपर चढ़ गया है या नीचे उतर गया है, या उसकी वृद्धि हो गई है या ह्रास हो गया है। अच्छा, नॉट ओनली दैट, क्या वो अकेला है या साथ में और एक है या और 2 हैं। तो ये सभी दोषों की गति समझने के लिए हमको उनके गुणों का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। उनके गुणों का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए शरीर या दोष के गुणों के बाद दोष की गतियां बताई गई हैं। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो यू कैन प्लीज मेंशन इट इन द चैट बॉक्स। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दीज चैट्स टू द नेक्स्ट मीटिंग। या 1-2 ही हैं तो हम यही आंसर कर देंगे। लिंक आउट इज नथिंग, नहीं ये तो क्वेश्चन नहीं है। ओके, does the prakriti of a person be related or dependent to his or parents prakriti? Definitely yes, definitely yes. That is why we have genetic deformities. किन्नरी जेनेटिक डिफॉर्मिटीज इसीलिए होते हैं क्योंकि पेरेंट्स की प्रकृति और we will discuss it in the next meeting। वैसे भी ये मतलब next, please log in again। We start with discussing of Kinnari's doubt and then we continue।